हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है, अर्थात पीएच मापक्रम क्या है। छोटा सा एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार कि सर इसका निर्माता कौन है। तो बच्चों, पीएच स्केल है, इसका निर्माता अपने सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में बताया था। इस पे कहाँ से लेके क्या काउंटिंग होती है, क्या क्या दिखाता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए पीएच के अंदर पी का मतलब क्या होता है और एच का मतलब क्या होता है। देखो, पी है, इसका मतलब होता है पोटेंस, जो कि एक जर्मन शब्द है बच्चों। इसका अर्थ हो जाता है शक्ति, अर्थात पावर से रिलेटेड। शक्ति को क्या बोल देंगे? पावर बोल देंगे। इसीलिए वहां से क्या ले लिया? पी ले लिया। एच का आप लोगों को पहले से पता है। ये एच क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे हाइड्रोजन की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? एच प्लस, मतलब एच रिप्रेजेंट करेगा एच प्लस की सांद्रता। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। इसके बाद में अगर आप छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसकी लिख सकते हो क्या, कि किसी विलयन में एच प्लस आयनों की सांद्रता को मापने वाला उपकरण क्या कहलाएगा? पीएच स्केल कहलाएगा। क्या सर, क्या बोल दोगे इसके बारे में आप, कि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, अर्थात आप ब्रैकेट में चाहो तो पावर लिख सकते हो, शक्ति लिख सकते हो, तो सांद्रता को मापने वाला उपकरण, इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? पीएच स्केल कहलाएगा। ये डेफिनेशन आपको कोई भी नहीं पूछेगा। इतना पूछ सकता है H का मतलब क्या है इसमें, तो H का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता से संबंधित है। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। आगे एक छोटी सी बात ये हो जाती है कि सर पीएच स्केल होता है, इसके ऊपर 0 से लेके 14 तक काउंटिंग लिखी होती है। इसमें कुल अंक कितने होते हैं? 15 अंक होते हैं, क्योंकि 0 भी शामिल होता है। तो 0 से लेके 14 तक कितने हो जाएंगे? टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, राइट। 1 से लेके 14 तक तो 14 और एक 0, टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। इसके अंदर कैसे माप का पता चलता है? कौन एसिडिक है, कौन बेसिडिक है, मतलब कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, या कौन सा पदार्थ या कैसे क्या है, न्यूट्रल है, ये चीजें कैसे पता चलेगी? तो पीएच स्केल पे 0 to 14 तक क्या होती है? काउंटिंग लिखी होती है। तो जब हम 0 की ओर चलते हैं, अर्थात 0 to 7 के बीच में होते हैं, तो वो तो हमारे हो जाता है अम्लीय। तो यहाँ पर बच्चों हम एक छोटी सी बात बोल सकते हैं, 7 से कम अगर किसी की पीएच है तो वो एसिडिक है, अर्थात अम्लीय है। वो विलयन किस प्रकृति का हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि सर 7 से अधिक हो, मोर देन 7 अगर पीएच की वैल्यू हो, तो वो हो जाएगा हमारे क्षारीय हो जाएगा। अगर सर पूरा पूरा 7 में हो तो वो बच्चों न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि सर अम्लीयता कब बढ़ती है, क्षारीयता कब बढ़ती है? मतलब अम्लीयता मतलब एसिडिटी है, वो कब इंक्रीज होती है? ऐसे क्षारीयता बेसिडिटी है, वो कैसे इंक्रीज होती है? तो जब हम 7 to 0 की ओर जाएंगे, किसकी ओर? 0 से, मतलब 7 से 0 की ओर, मतलब पीएच वैल्यू जैसे जैसे कम होगी तो अम्लीयता वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन क्षारीयता में उल्टा हो जाएगा। क्या? जैसे जैसे पीएच वैल्यू का मान बढ़ेगा, अर्थात हम 7 के बाद 14 की ओर जैसे जैसे चलेंगे तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी, अर्थात क्षारीयता भी बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे ये बोल दूंगा पीएच में कमी का मतलब क्या हो गया? अम्लीयता में वृद्धि। अगर अपने अम्लीयता की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब पीएच की क्या हो गई? कमी हो गई। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं आपको नोट करवा देता हूं, जो मैंने अभी आपको बताया है वो सारा का सारा। ठीक है, चलो लिखो पीएच स्केल। लिख ली हेडिंग पीएच स्केल या पीएच मापक्रम। इस पे काउंटिंग कहां से कहां तक होती है? 0 to 14 तक होती है। और टोटल अंक कितने हो गए? 15 अंक हो गए, राइट, क्योंकि 0 भी शामिल है ना, इस वजह से। अब पीएच स्केल पे 0 to 14 तक कहां तक काउंटिंग होगी, है ना। तो एक ऐसा स्केल होता है हमारे पास में जो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है। तो बीच में सारे आप काउंटिंग नंबर लिख लोगे। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। 0 के पास में होगा उतना ही क्या होगा? वो अम्लीय होगा। जैसे जैसे इधर 7 की ओर जाएंगे तो अम्लीयता क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब पीएच मान का बढ़ना मतलब अम्लीयता का घटना। तो यहाँ पे मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 7 to 0 की ओर जाएंगे,
ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यही चीज लिख देंगे यहाँ पे। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, अम्लीयता, अम्लीयता या फिर एसिडिटी भी लिख सकते हो आप, अम्लीयता। इस पे क्या कर देंगे, एरो दिखा दूंगा ऐसे ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया, अम्लीयता बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। आपको 7 का तो पता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगा, उदासीन। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, क्या बोल दोगे, न्यूट्रल हो गया। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, कौन सी साइड, 7 to 14 की साइड, तो क्या बोल देंगे, क्षारीयता है वो बढ़ जाएगी सर, क्षारीयता इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा, क्षारीयता, ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज हो रही है। ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट बात में क्या लिख दूंगा, पीएच में कमी का मतलब अम्लीयता में वृद्धि। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आएगा कथन के रूप में। यहाँ पे आप लिख दोगे कि शीर्षक पीएच में कमी, पीएच जब डिक्रीज हो रही है इसका मतलब अम्लीयता में वृद्धि हो रही है। आप ये बात लिख दोगे, अम्लीयता में वृद्धि। अब दूसरी बात इसकी उल्टी लिख दोगे, पीएच में कमी, अब क्या बोल दोगे, पीएच में वृद्धि। अगर पीएच में वृद्धि की बात करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्षारीयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस आपको इतना ही याद रखना है। यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हैं, इसके आगे क्या लिख सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच है वो अपने वीक एसिड की पीएच से क्या होती है, कम होती है। अर्थात जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे वो वीक एसिड बनता जाएगा उसकी पीएच है वो बढ़ती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आ जाती है, कथन के रूप में आपको बहुत बार देता है। क्यों, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब उसकी अम्लता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा, पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ही वो वीक होता जाएगा, जैसे जैसे वीक एसिड होता जाएगा, मतलब दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल की पीएच है वो दुर्बल अम्ल से क्या होती है, कम होती है। अर्थात दुर्बल अम्ल की पीएच प्रबल अम्ल से ज्यादा होती है। ये बात यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं क्या बोल दूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हो गया, प्रबल अम्ल। आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रबल अम्ल की पीएच ऐसे लिख दो आप शॉर्टकट में, क्या हो जाएगी, दुर्बल अम्ल को मैं क्या लिख दूंगा, स्ट्रॉन्ग, दुर्बल को क्या लिख दूंगा, वीक एसिड, राइट। तो यहाँ पे मैं उसको शॉर्टकट में क्या लिख दूंगा, WA, वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल में अब क्या हो जाएगा कि पीएच क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बस इतना ही फर्क है और कोई भी चेंज नहीं है। आप इसको ऐसे ही लिख दो, है ना। तो ये चीजें आप लोगों की समझ में आ गई। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट क्या लूँ, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया पीएच में कमी, सेकंड क्या हो जाएगा, पीएच में वृद्धि। आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ आराम से, अच्छे से। क्या हो जाएगा, अगर वृद्धि की बात करेंगे तो क्षारीयता भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। बस यही पॉइंट मैंने आपको समझाया था, क्षारीयता भी क्या हो जाएगी, में वृद्धि। अगर अम्लता में कमी है, पीएच में कमी है, कब है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्षारीयता बढ़ गई, इसका मतलब मैं दूसरा पॉइंट कैसे लिख सकता हूँ, जैसे ऊपर लिखा है SA की पीएच और WA की पीएच, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच है वो ज्यादा होती है किससे, अपने वीक बेस से, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्ट्रॉन्ग बेस क्या, SB की पीएच, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ग्रेटर देन वीक बेस। आगे बात समझ में, पीएच ऑफ वीक बेस। हाँ, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना के लिखा दूं पीएच मान का और विलियन की प्रकृति का, तो आप लोग अच्छे से एक जगह पे समझ जाओगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं अच्छी सी, जिसके अंदर 2 कॉलम है वो बनाते हैं, राइट। हाँ, एक कॉलम में क्या लिख लोगे, पीएच मान, दूसरे में लिख लोगे विलियन की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पीएच मान, दूसरा क्या है, विलियन सॉल्यूशन की प्रकृति। पूरा लिख देते हैं एक साथ, थोड़ा बड़ा बना देते हैं कॉलम। हाँ, विलियन की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिखोगे और भी अच्छा लगेगा, राइट। तो सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट देखेंगे हम। एक तो पीएच वैल्यू 7 से कम हो,
एक 7 हो और एक 7 से ज्यादा हो। जब 7 से कम होगा तब क्या होगा, वो अम्लीय होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 से कम। अगर 7 से कम है तो क्या हो गया, अम्लीय हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया, अम्लीय। अगर पूरी पूरी उसकी वैल्यू 7 है तब क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। आगे बात समझ में, 7 या 7 के बराबर पूरी पूरी 7 होनी चाहिए, तो क्या बोल दोगे कि सर ये तो न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन। अगर मैं बात करूं बच्चों 7 से अधिक हो जाए तब आप लोग समझ गए होंगे, क्षारीय हो जाएगा। 7 से अधिक, मोर देन 7, 7 से अधिक क्षारीय। ये चीज आप लोग नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। तो ये अच्छे से आपके समझ में आ जाना चाहिए, है ना। आगे ये बात समझ में। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पदार्थ बताऊंगा मैं आपको, सब्सटेंस बताऊंगा, जिनकी पीएच हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि किसकी कितनी होती है। तो आप अगली हेडिंग छोटी सी ऐसे डालोगे कि सर कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान, राइट। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान, पीएच ऑफ सम इंपोर्टेंट सब्सटेंस, हेडिंग डाल ली। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान। अब मैं आपको पदार्थों के नाम बताऊंगा, एक साइड तो एक साइड तो लिखोगे पदार्थ और दूसरी साइड लिख लोगे पीएच वैल्यू। कैसे लिखना है चलो बता दो। सपोज कि यहाँ पे तो आप लिख लो पदार्थ, क्या लिख लो बच्चों, पदार्थ। दूसरी साइड लिख लो पीएच वैल्यू। आगे बात समझ में, इधर पदार्थ उसके सामने पीएच वैल्यू। जैसे कि सॉरी फॉर दैट, देखो सबसे पहले हमारा जो अमाशय होता है उसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसकी पीएच की वैल्यू की बात करते हैं, अर्थात उसको हम क्या बोल देंगे, जठर रस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जठर रस। उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, उसकी राउंड में अपन जैसे लें तो 1.2 से लेके 1.8 के बीच में होती है। तो आप सबसे पहला क्या लिखोगे, जठर रस। मैं लिखवा देता हूं आपको समझ में आ जाए कैसे लिखना है। ऐसे लिखा मैंने जठर रस, इसके सामने इसकी स्ट्रेंथ लिख लोगे, 1.2 से लेकर कितनी हो जाएगी, 1.8 के बीच में हो जाएगी। ऐसे अपने नींबू का रस, सिट्रस है ना, नींबू जैसे गर्मी आ रही है अब तो शिकंजी वगैरह बनाते हैं तो आप लोगों को पता है, तो उसकी पीएच भी बहुत कम होती है, अर्थात 2.2 से लेके 2.4। तो मैं आपको सबकी एक साथ में लिखा देता हूँ। सेकंड नंबर पे लिखो नींबू का रस, उसकी पीएच कितनी लिखोगे, 2.2 से 2.4। लिख लिया। मैं आपको 1 बाय 1 लिखवा देता हूँ, 1 मिनट में सारे आप ऐसे नीचे लिखते चलोगे, राइट। तो लिख लो। उसके बाद में लिखो नींबू का रस 2.2 से लेके 2.4। अगला लिखो टमाटर का रस, टोमेटो जो होता है ना उसका। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो हरा टमाटर होता है और एक लाल टमाटर होता है। तो लाल टमाटर में तो कौन सा अम्ल होता है और हरे टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, आप कमेंट करके बताओगे। मैंने ही पढ़ा है इससे 2-3 वीडियो पहले, सब कुछ बताया आपको किसमें कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। हाँ, तो टमाटर का रस होता है, उसकी पीएच क्या हो जाएगी, 4.0 से लेके 4.5 के बीच हो जाएगी, मतलब 4 से 4.5 के बीच हो जाएगी। ऐसे आप कॉफी की बात कर लो 4.5 से 5 के बीच। चाय जो हम पीते हैं टी, उसकी 5 से 5.5 के बीच। आगे बात समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पूछता है जो हमारा मूत्र होता है, मानव यूरिन होता है, उसकी पीएच कितनी होती है। मानव यूरिन की 4.6 से लेके 6.4 के बीच में होती है। मैं लिख देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मानव मूत्र में, यूरिन में, आगे बात समझ में, कितनी बता दी मैंने आप लोगों को, 4.6 से 6.4 के बीच में हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पीएच है, इसलिए आप लिखो। उसके बाद में अपने पास में दूध होता है ना, कौन सा, ताजा दूध। ऐसे नहीं कि सुबह निकाला शाम को उसकी पीएच चेक करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एसिडिक मीडियम में होता है और कितनी होती है उसकी पीएच भी 6.4 हो जाती है। ऐसे अपने शुद्ध जल होता है, डिस्टिल वाटर बोलते हो जिसको, अशुद्ध जल, वो क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। एग्जाम में पूछा भी है बहुत बार। तो यहाँ पे डिस्टिल वाटर की बात करेंगे, शुद्ध जल की, शुद्ध या फिर अशुद्ध जल। दूसरा नाम क्या है इसका, अशुद्ध जल, जिसको हम डिस्टिल वाटर बोल देंगे। इसकी पीएच कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हमारी जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा नाम से पता चल रहा है, तो पीएच 7 से तो कम होगी, लेकिन कितनी होगी, इंपॉर्टेंट 5.6 होती है। ऐसे ही हमारे मानव के जो मुख लार होती है,
हमारे मुंह के अंदर जीभ में जो लार बन रही है ना अभी, इसकी पीएच वैल्यू भी क्या होती है, अम्लीय होती है। कितनी, 6.5। सारी की सारी आप लिख लो। मानव रक्त की एग्जाम में पूछी हुई है, बहुत बार आती है। 7.2 से लेके 7.4 के बीच में रेंज होती है। चलो मैं ये भी लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। मानव रक्त ब्लड की पीएच, मानव रक्त 7.2 से लेकर 7.4 के बीच में। ऐसे ही मैंने कौन सी बताई, अम्लीय वर्षा की बताई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सारी की सारी मेरे साथ साथ में लिख लो। अम्लीय वर्षा, नाम से पता चल रहा है पीएच अम्लीय होगी। कितनी होगी, 5.6 से कम, लेस देन 5.6। ऐसे मैंने मानव में मुख लार बताई है ना, लार कौन सी, मानव के मुख की लार, ये भी क्या होती है, एसिडिक होती है। तो 6.5 से कम, ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है, 6.5 के इर्द गिर्द ही हो जाती है। आगे जैसे समुद्री जल होता है, हमारे समुद्र का जल, या उसके हम कैसे, जैसे इसके बराबर हमारे जो आंसू नहीं होते क्या, इसके इक्वल होती है। और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ये आप लोगों को पता है, कभी आपने चखा भी होगा ना रोटी टाइम पे। तो उसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 7 से तो ज्यादा होगी, लेकिन कितनी होगी बच्चों, 8.2 से लेके 8.9 के बीच में होगी। चलो मैं लिख देता हूँ ये भी, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट है सारे की सारी। समुद्री जल, कौन सा जल, समुद्री जल। इसी या फिर दूसरा किसको बोलोगे, अश्रु, जो अश्रु आते हैं ना हमारे, अश्रु, इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, अपने क्षारीय होती है, जो कि 8.2 और 8.9 के बीच में हो जाती है। ऐसे बेकिंग सोडा है, जो कि हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बेकिंग सोडा है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाती है, 9 to 9.5, मतलब 9 से 9.5 के बीच हो जाती है। ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 10 से लेके 10.5 के बीच हो जाएगी। ये सारी की सारी पीएच जो मैंने आपको बताई है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, मैं फिर भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले जेटलस, जिसको हम HCl बोल देते हैं, हमारे अमाशय के अंदर होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.2 से लेके 1.8। उसके बाद में नींबू का रस 2.2 से लेके 2.4, टमाटर का रस 4 से लेके 4.5 तक। ऐसे वो पूछता है मानव यूरिन, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने बहुत सारी लिखाई है। मानव यूरिन की पूछ लेता है 4.6 से लेके 6.4। ताजा दूध की पूछ लेता है 6.4। ऐसे अम्लीय वर्षा है, उसकी 5.6 से कम होती है। हमारे जो लार है मानव के मुख के अंदर, उसकी 6.5 होती है ऑलमोस्ट। शुद्ध जल, डिस्टिल वाटर, उसकी अशुद्ध जल की पीएच कितनी हो जाती है, उदासीन होता है, 7 हो जाती है। मानव रक्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आई है, 7.2 से लेके 7.4। ऐसे बेकिंग सोडा है 9 से लेके 9.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 टू लेके 10.5 तक हो जाती है। ये सारी की सारी पीएच वगैरह आपको याद होनी चाहिए बच्चों। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया आपके छोटे मोटे एग्जामों के अंदर, तो है ना, इसलिए हमारे जो 10th क्लास तक भी 4 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपके क्लियरली बोला है, तो आपको याद कर लेना है ना। उसके बाद में पीएच है, ये निकालते कैसे हैं, वैसे मैंने आपको बता तो दिया था जब मैंने फॉर्मूला इसका डेराइव किया था पीएच और पीओएस दोनों का। तब देखो H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या था, पीएच था, है ना। कोई पूछ लेगी सर ये पीएच है क्या, तो पीएच कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। क्या लिखोगे, H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, H+ की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक मीन्स माइनस में लोग लेंगे, है ना, उसको क्या बोल देंगे, पीएच बोल देंगे। आगे का नहीं समझ में, अर्थात मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ना, पीएच इक्वल टू माइनस log H+, राइट। मतलब दूसरे वर्ड्स में मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, पीएच को कैसे, सिर्फ ऐसे, पीएच इक्वल टू माइनस log और ये H+ की सांद्रता। इसका मतलब ये हो ना, H+ की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक का मतलब होता है लोग। तो जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता है, उसको किस रूप में व्यक्त करते हैं हम, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। H2O और H2O की जब रिएक्शन करवाई थी, अर्थात रिएक्शन नहीं करवाई थी, हमने वहां पे उसको डिसोशिएट किया था, तो मतलब उस विलयन में क्या हुआ था, उसका वियोजन हुआ था। तो किस रूप में टूटा था, जल हमारे पास में H3O+ अर्थात हाइड्रोनियम आयन और क्या हो गया OH- के रूप में टूटता है।
तो यहाँ पे जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता किस रूप में व्यक्त करते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताई है, H3O प्लस रूप में व्यक्त करते हैं, H3O प्लस आयन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे लिखने का तरीका मैं आप लोगों को फिर से लिखा देता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक सेकेंड में ले लिया। हाँ, अब मैं इरेज कर देता हूँ, पूरा लिखा देता हूँ आपको। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, ठीक, चलो बस ये बीच वाला ही इरेज कर देते हैं, इतने में आपकी समझ में आ जाएगा, दिखा दूंगा इसमें इतने में तो आराम से। हाँ, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सर पीएच है, इसको कहाँ लिखते हैं, किसे लिखते हैं, माइनस लोग H प्लस से लिखते हैं। जलीय विलयन में अब बात करेंगे ना H प्लस आयन की सांद्रता की, जलीय विलयन, अब जलीय विलयन की बात कर लेंगे, किसकी, जलीय विलयन की। तो इसमें मैंने आपको सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा जुकाम लगी है 2-3 दिन से, हाँ, तो इस वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, खांसी आ जाती है। हाँ, तो जलीय विलयन में क्या करेंगे, H प्लस आयन की सांद्रता है उसको किस प्रकार व्यक्त करेंगे, जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता को H3O प्लस आयन के रूप में व्यक्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो जलीय विलयन में जो H प्लस आयन है वो किस रूप में रहता है, H3O प्लस के रूप में रहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसकी पीएच कैसे लिख देंगे, अतः इसकी पीएच, अब देखो पीएच क्या हो जाएगा, सेम ऐसे इसकी जगह लिख देंगे माइनस लोग तो ऐसे का ऐसा, और H प्लस है उसकी जगह क्या लिख देंगे, H3O प्लस, राइट, बस ये चीज लिख देंगे। pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लोग H3O प्लस की सांद्रता। इसी प्रकार हम POH निकालेंगे। POH में तो कोई झंझट है ही नहीं, POH में झंझट क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि उसको क्या लिख देंगे, माइनस लोग OH माइनस, उसमें H3O प्लस वगैरह नहीं लिखते, माइनस OH ही लिखते हैं हाइड्रोक्सिल आयन को, राइट। तो मैं क्या बोल दूंगा, इसी प्रकार POH मीन्स POH की सांद्रता कैसे किसके इक्वल हो जाएगी, ये बस सेम ऐसे रहेगा, माइनस लोग इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये है, एक इक्वेशन हमारे पास में ये है, या फिर आप चाहो तो एक इक्वेशन ये है या फिर एक फर्स्ट वाली इक्वेशन है, दोनों का मतलब क्या है बच्चों, एक ही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये इक्वेशन ले सकता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम H प्लस और OH माइनस के रूप में देखते हैं, दोनों है एक ही चीज, राइट। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको सेकंड दे दो और इसको थर्ड दे दो, कोई मतलब नहीं है नंबर देने का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा भी, तो जब पीएच और पीओएच इन दोनों का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, 0 to 14 के बीच होता है, अर्थात 14 हो जाता है। तो ये इक्वेशन हमारे फाइनल इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन आ जाती है कि सर हम जैसे कि पीएच स्केल के ऊपर निकालेंगे तो 14 के इक्वल क्या हो जाता है, इन दोनों की पीएच, किसकी, पीएच और पीओएच, ये किसके इक्वल होती है, दोनों 14 के इक्वल होती है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ तक आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपके सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वगैरह भी आप लोगों को करवाए हैं, और मैं आपको अलग से क्वेश्चन की एक क्लास भी लेके आऊंगा, उसके अंदर जैसे क्वेश्चन है वो ही कराऊंगा अलग से। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि सर आपने क्वेश्चन नहीं करवाया, ये वो सब क्वेश्चन की अलग से क्लास लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको अच्छे से करवाने वाला हूँ, बहुत जल्दी ही डिजिटल बोर्ड पे क्लासें आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि क्वेश्चन वगैरह आते हैं अपने, जैसे कि यदि कोई H प्लस ग्राम कोई मोल प्रति लीटर में है H प्लस आयन की सांद्रता, तो हम 10 के ऊपर अगर उसका घात का संख्यात्मक मान निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है, जैसे कि हमारे H प्लस आयन होता है उसकी सांद्रता अगर 10 की पावर -4 दे रखी है, तो वो उसकी पीएच वैल्यू होती है जो माइनस में पावर दे रखी होती है, वही कैसे, देखो इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा देता हूँ कि सर इसका मतलब क्या है। अगर किसी H प्लस आयन की सांद्रता आपको ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 की पावर -4 m, m क्या है, मोलरता, तो 10 की पावर -4 दे रखी है क्या, H प्लस आयन की सांद्रता। तो जो माइनस में पावर दे रखी होती है ना, वही उसकी क्या हो जाती है, पीएच वैल्यू हो जाती है। अर्थात ये -4 है ना, इसका मतलब ये माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 4 से मतलब है, जो यहाँ पे ऊपर वैल्यू रखी है उससे, तो इसकी पीएच भी कितनी हो गई बच्चों, 4 हो गई। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना एक इंपॉर्टेंट कहानी, क्या कि सर जो H है
H प्लस है। इसकी सांद्रता को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर माइनस x के रूप में, क्योंकि यहाँ पे 10 है, ऊपर पावर कुछ भी हो सकती है x y z, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 10 की पावर माइनस x। तो माइनस x का मतलब pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस से में कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। ये जो x मीन्स जो पावर है वही इसकी क्या है बच्चों, अपने pH की वैल्यू है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिया होता है ऐसे घात के रूप में और पूछता है इसकी pH वैल्यू निकालिए, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में हो जाते हैं, आ जाते हैं कि सर इसकी pH कैसे निकालेंगे। तो जो पावर के अंदर दी होती है वही उसकी क्या हो जाती है बच्चों, pH वैल्यू हो जाती है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए, राइट। अब मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, प्रकृति का कैसे पता लगाएंगे। अगर 0 to 7 तक है तब तो क्या हो जाएगा, pH वैल्यू उसकी 7 से कम है तब तो एसिडिक, 7 है तब उदासीन, 7 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आप को इन सबके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे सारा का सारा मतलब ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, राइट। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कीज हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। अब कैसे कि सबसे पहले एक स्टार पॉइंट लगा के लिखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला स्टार पॉइंट क्या लिखा रहा हूँ मैं आपको कि बच्चों, यदि पीएच में इकाई एक परिवर्तन होने पर सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है। तो मैं आपको लिखा देता हूं, अगर पीएच की में इकाई परिवर्तन करना मतलब एक का परिवर्तन करना, जैसे 1 से 2 पे जाना तो कितना परिवर्तन हुआ, इकाई परिवर्तन 1 हुआ, 1 हुआ। 2 से 3 पे जाने इकाई परिवर्तन मीन्स 1 का परिवर्तन करने पे उनकी सांद्रता में परिवर्तन कितना होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो कंसंट्रेशन में कितनी गुना परिवर्तन होता है, 10 गुना परिवर्तन होता है। मतलब 10 की पावर 2 100 टाइम्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसकी सांद्रता में 10 गुना परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। सॉरी, 100 की 10 की पावर 2 नहीं, सिर्फ 10 गुना, है ना। 10 की पावर 2 कब होगा वो मैं आगे बताऊंगा। कब, जब पीएच वैल्यू के अंदर अगर हम 2 गुना परिवर्तन करें, अर्थात इकाई की जगह कितना परिवर्तन हो, पीएच में 2 का परिवर्तन हो जाए, जैसे 2 से परिवर्तन 4 हो जाए, तब 10 की पावर 2 होगा, है ना। मैंने पहले भी बोल दिया, बाकी शुरुआत में सही से बोला है अच्छे से, अगर बाय मिस्टेक बोल दिया हो तब। तो मैं ये दोनों चीजें आप लोगों को लिखवा देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसको आपने नोट कर लिया होगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूँ। इकाई परिवर्तन का मतलब होता है यूनिट चेंज का मतलब एक बार चेंज करना, एक का परिवर्तन होना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यदि पीएच में स्टार पॉइंट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, यदि पीएच में इकाई, इकाई का मतलब कोष्टक में आप क्या लिख लोगे बच्चों, 1 लिख लोगे, राइट। परिवर्तन करने पर सांद्रता में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, है ना। तो परिवर्तन करने पर सांद्रता में में 10 गुना वृद्धि हो जाएगी या 10 गुना परिवर्तन हो जाएगा, ये चीज ज्यादा सही रहेगी। 10 गुना परिवर्तन हो जाएगा या हो जाता है, ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, इकाई की जगह अगर मैं परिवर्तन कितना कर दूंगा, 2 कर दूंगा, 2 गुना कर दूंगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 गुना नहीं मतलब 2 बढ़ा दूंगा, तब क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन 100 गुना हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि सांद्रता में 100 गुना परिवर्तन हो तो पीएच में कितना परिवर्तन होगा, 2 इकाई परिवर्तन होगा। ये चीज आप लोगों की समझ में आ जानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, यदि मैं इसे उल्टा भी लिख सकता हूँ ना, इसमें भी उल्टा लिख सकता हूँ, यदि सांद्रता में परिवर्तन 10 गुना हो तो पीएच में कितना परिवर्तन हुआ, 1 इकाई परिवर्तन हुआ है। दोनों तरह से बात सेम है। हाँ, तो यहाँ पे दूसरा कथन ऐसे लिख सकते हैं ना, यदि सांद्रता में 100 टाइम्स मतलब 100 गुना परिवर्तन करने पर पीएच में
2 इकाई परिवर्तन होता है। ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर 3 इकाई में परिवर्तन करेंगे तो 1000 गुणा, मतलब 10 की पावर 3। ऐसे 4 गुणा परिवर्तन करेंगे तो 10,000 गुणा। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। जितना गुणा है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि 3 गुणा करने का मतलब 3000, 4 गुणा करने का मतलब 4000, ऐसे 10,000, 4 से गुणा करने का मतलब 10,000, 3 से गुणा करने का मतलब 1000, 3000 नहीं, मतलब 10 की पावर में आपको उसका स्क्वायर क्यूब ऐसे करना है, राइट। 10 की पावर 1, उसके बाद में 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे आपको क्या करना है, उसमें गुणा करना है। अगर एक परिवर्तन कर रहे हैं, 1 इकाई परिवर्तन कर रहे हैं तो 10 की पावर 1। अगर मैं 2 इकाई परिवर्तन कर रहा हूं तो 10 की पावर 2, ऐसे समझना है। अगर मैं 3 इकाई परिवर्तन कर रहा हूं तो 10 की पावर 3, और 4 इकाई परिवर्तन कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया, यहाँ पे इकाई जरूर लिख लेना, राइट। हाँ, सब में इकाई। तो 4 परिवर्तन करने का मतलब 10 की पावर 4। अब आप लोग समझ गए होंगे, डायरेक्ट यही चीज लिख लो। 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 10 की पावर 4 का मतलब 10,000। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। तो यहां तक आप लोगों के अगर समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी एक और लेटेस्ट वीडियो में कल। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे ऐप का लिंक है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।